आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, 23 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने पेशा नियमावली को मंजूरी दी, लेकिन नियमावली में क्या है अब तक उसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई है। बहरहाल एक सप्ताह के बाद, लगभग एक सप्ताह के बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास ने सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या है उनका कहना, क्या वो कहना चाहते हैं? लेकिन एक चीज जो सामने आई है, बातें अगर आप उसको गौर करेंगे तो उसमें जो चर्चा के बीच मैंने भी उस चीज को उठाया था कि पेशा कानून से जो मूल आदिवासी, जो रूढ़िगत आदिवासी समुदाय हैं, उनको सीधे तौर पर लाभ मिलेगा या जो भी कन्वर्टेड हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, उसको भी लाभ मिलेगा उस ग्राम सभा के अंतर्गत? ये सवाल रघुवर दास जी ने भी उठाया है। सवाल एक ये भी उठ जाता है, जब हम बातें करते हैं पेशा कानून की, तो सवाल ये भी उठता है कि क्या जो पंचायत कानून है, जो पंचायत है, क्या हमारे पंचायतों के बिना पेशा कानून का अस्तित्व रहेगा? यह भी सवाल उठता है। जो सवाल भारतीय जनता पार्टी ने की ओर से उठाई जा रही है, वो सवाल यह है कि क्या पेशा से ईसाइयों को सही में लाभ मिलने वाला है? क्योंकि सीधे तौर पर अगर रघुवर दास जी के बयान को आप देखेंगे तो उसमें यह बात कही जा रही है कि जिस तरह की चीजें समाचार पत्रों में अब तक आई हैं, अगर वो ही सत्य है तो इससे ईसाइयों को फायदा होगा। जो मूल आदिवासी हैं, जो रूढ़िगत आदिवासी हैं, उनको जो फायदा पेशा कानून के तहत मिलना चाहिए, 1996 में जो पेशा एक्ट का मूल स्वरूप है उसके तहत मिलना चाहिए, वो लाभ उनको नहीं मिल पाएगा। इन दोनों विषयों पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम आपको सुनवाते हैं कि रघुवर दास ने क्या कुछ कहा था। जो विगत दिनों राज्य सरकार द्वारा जो पेशा नियमावली अधिनियम के प्रावधानों से इतर बनाया गया है, यह नियमावली पेशा कानून की मूल भावना के विपरीत है। जैसा कि, क्योंकि अभी इसका पब्लिकेशन नहीं हुआ, लेकिन जैसा कि मैं 24 दिसंबर को समाचार पत्र में पढ़ा, उसमें ग्राम सभा से विपरीत अनुसूचित क्षेत्र के पारंपरिक ग्राम सभा क्षेत्र में परंपरा से प्रचलित रीति रिवाज के अनुसार मान्यता प्राप्त व्यक्ति यथा संथाल समुदाय माझी परगना, हो समुदाय मुंडा मानकी देवरी, खरिया समुदाय डोक्टो सोहार, मुंडा समुदाय हाथू मुंडा पाड़ा राजा पाहन, उरांव समुदाय महतो पाड़ा बेल राजा पाहन, भूमि समाज से मुंडा सरदार नापा डकवा। ये राज्य सरकार जो पेशा नियमावली में ग्राम सभा अध्यक्ष आदिवासी रीति रिवाज परंपरा को मानने वाले लोग बनेंगे, ऐसा समाचार पत्र में छपा है। उस आधार पर मैं मानता हूं कि पेशा कानून 1996 का उल्लंघन है, जबकि पेशा अधिनियम 1996 की धारा 4 का में स्पष्ट प्रावधान है कि पंचायत के बारे में कोई राज्य विधान जो बनाया जाए, रूढ़ी जन विधि, सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं और समुदाय
के संसाधनों की परंपरागत प्रबंधन पद्धतियों के अनुकूल होगा। खा ग्राम साधारणता आवास या आवासों के समूह पूर्वा या पूर्वों के समूह से मिलकर बनेगा, जिसमें समुदाय समाविष्ट हो और जो परंपराओं और रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबंध करता हो। घा प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की परंपराओं और रूढ़ियों, उनके सांस्कृतिक पहचान, समुदाय के संसाधनों और विवाद निपटारे के रूढ़िजन्य ढंग का संरक्षण एवं परीक्षण करने के लिए सक्षम होगी। गा प्रत्येक ग्राम सभा की एक ग्राम सभा होगी जो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जिनके नाम को ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए निर्वाचक नियमावली में सम्मिलित किया गया है। परंतु पेशा की धारा 4 के उपयुक्त प्रावधानों को नजरअंदाज राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई पेशा अधिनियम में नजरअंदाज कर दिया गया। साथ ही साथ यह भी स्पष्ट नहीं है कि ग्राम सभा की अध्यक्षता रूढ़िवादी परंपराओं या संबंधित जनजाति से दूसरे धर्म में शामिल हो गए या अन्य संप्रदाय के लोगों को ग्राम सभा के अध्यक्ष के रूप में मान्यता तो नहीं दी जा रही है। ये राज्य की जनता ये जानना चाहती है। साथ ही साथ अभी तो ड्राफ्ट आया नहीं है, लेकिन जिस तरह 1996 पेशा कानून को नजरअंदाज करके सरकार ये नियमावली बनाई है, तो संदेह और उत्पन्न होता है कि पेशा कानून 1996 के अनुसार ग्राम सभा के संसाधनों, लघु खनिजों, वन उत्पादों, जल स्रोतों के संबंध में सामूहिक संसाधन के मामले में पूर्ण अधिकार ग्राम सभा को दिया जाना है। ये पेशा कानून के तहत है। अब देखना है इस ड्राफ्ट में एक लघु खनिजों, बालू घाटों एवं जल स्रोतों इत्यादि के संबंध में ग्राम सभा को वास्तव में कोई अधिकार दिया गया है कि नहीं, या फिर सरकार का पूर्ण नियंत्रण है, या पूर्व की भांति सरकार चलाती रहेगी। ये ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद फिर मैं जब ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा फिर मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग के साथ करूंगा। लेकिन ये शंका जाहिर हो रही है, तो ये भी सरकार को अविलंब स्पष्ट करना चाहिए। जहां तक मैं मानता हूं कि राज्य सरकार के द्वारा कैबिनेट स्तर से नियमावली बनाकर वास्तव में राज्य सरकार जनजाति जनसंख्या को लॉलीपॉप दिखाने अथवा उसकी आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया जा रहा है। पेशा कानून में आदिवासी रूढ़िवादी व्यवस्था को मिटाने के बजाय उसे कानूनी जामा पहनाकर सशक्त बनाया जाना चाहिए, ताकि अपने सांस्कृतिक पहचान, पारंपरिक न्याय प्रणाली और संसाधनों पर उसका नियंत्रित सुनिश्चित हो सके। एक बात हम सबको स्पष्ट रहनी चाहिए, पेशा कानून क्यों जरूरत पड़ी। पेशा कानून का मुख्य उद्देश्य है जो हमारा जनजाति समाज है, आदिवासी समाज है, कि पारंपरिक प्रथाओं और रूढ़ी को कानूनी मान्यता प्रदान करता है। हमें लगता है जो शंका है
या तो ये मामला को जानबूझकर सरकार पेशा कानून बनाने में गलती कर, ताकि ये मामला फिर न्यायालय में जाए। फिर न्यायालय में जाने में लटकाव भटकाव, जो सरकार की कार्य पद्धति है, नीति है, हम लोग ने जेपीसी में भी देखा। नियमावली गलत बनाओ, फिर मामला कोर्ट में गया, लटकाव भटकाव। हर मामले, चाहे इसी पेशा कानून में लगातार माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लगातार जो काम विधायिका को करनी चाहिए, जो कार्य कार्यपालिका को करनी चाहिए, इसी तरह स्थानीय निकाय के चुनाव में भी कोर्ट के बार बार आदेश के बाद आज थोड़ी सुगबुगाहट स्थानीय निकाय की चुनाव भी हुई। जहां तक मैं दूसरे राज्य का भी थोड़ा अध्ययन किया, ये जो मैं बात बोला पेशा कानून का, सारा कानून इस पे लिखा हुआ। ये भारत सरकार का पेशा जो 4 मैंने बताया का घा, ये इस पेशा कानून के आधार पर ही मैं आपके समक्ष इस बात को रख रहा हूं। तो अभी आपने सुना रघुवर दास जी का साफ शब्दों में कहना है कि पेशा के नाम पर आदिवासियों को लॉलीपॉप पकड़ा दी है राज्य सरकार ने। अब तक राज्य सरकार की ओर से नियमावली में क्या कुछ है उसे सार्वजनिक नहीं किया गया है। राजनीति की बात जब होती है, जब राजनीति की बात उठती है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि क्या भाजपा सी गुफा छोड़ रही है कि पेशा के तहत आदिवासियों को छला जा रहा है, या सही मायने में जो पेशा एक्ट तैयार हुआ है वो आदिवासियों के हित का है। दोस्तों, ये बात तो सच्चाई है कि जब तक एक्ट की कॉपी नहीं मिल जाती तब तक आंतरिक जो विश्लेषण होता है पेशा के तहत, उसमें क्या क्या कुछ आया है, जो 1996 का एक्ट है उससे इतर भी कुछ है, या उस एक्ट के जो प्रावधान है वो एक्ट के प्रावधान ही इसमें लागू। लेकिन इस बीच वरिष्ठ पत्रकार सुधीर पाल ने सन्मार्ग अखबार में एक आर्टिकल उनका छपा है पेशा को लेकर के ही। हम उस आर्टिकल में जो जिस्ट है उसको आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि सुधीर पाल जो है वो झारखंड अलग राज्य बनने से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी काम किए हैं, और उनकी ग्राम स्वराज पर जो है सो कई किताबें भी लिखी हैं उन्होंने, और उनके बारे में वो जो है सो पेशा के तहत पेशा पर बहुत ज़्यादा वो काम किए हुए हैं। तो जब कोई लेखक या पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार अगर इस तरह के मिलते हैं तो हम जिक्र करते हैं उनकी बातों को, और वो जो समझाते हैं वो भी जनता के बीच जानी चाहिए। इस उद्देश्य से जो उन्होंने आर्टिकल लिखा है, उस आर्टिकल में उनका जो कहना है कि पंचायतों के बिना पेशा का अस्तित्व नहीं है, और इसको उन्होंने अपने तथ्यों के आधार पर यह कहा है कि राज्य में पेशा नियम लागू होने के साथ ही यह प्रश्न किया जाने लगा है कि पेशा में पंचायतों को क्यों रखा गया है। पेशा अधिनियम 1996 को लेकर आज भी एक बुनियादी भ्रम है। आम धारणा यह है कि यह कानून केवल ग्राम सभाओं या आदिवासियों की परंपरागत स्वशासी व्यवस्थाओं को मान्यता देता है, मानो पंचायती राज व्यवस्था से उसका कोई रिश्ता हो ना हो। जबकि सच यह है कि पेशा का पूरा ढांचा संविधान के 73वें संशोधन से जन्मी पंचायती राज प्रणाली पर ही टिका हुआ है। ग्राम सभा से लेकर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत और जिला परिषद, इन सब की कड़ी के बिना पेशा सिर्फ कानून की किताबों में दर्ज कुछ पंक्तियों भर रह जाता है, जमीन पर नहीं। संविधान के 73वें संशोधन ने देश भर में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए रास्ता खोला। भाग क के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं माना गया, और 11वीं अनुसूची के माध्यम से 29 विषय उन पर सौंपे गए। कृषि, जल, लघु सिंचाई, ग्रामीण सड़कें, प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, सामाजिक वन प्रबंधन, गरीबी उन्मूलन जैसी तमाम जिम्मेदारियां। लेकिन साथ ही यह प्रावधान भी रखा गया कि अनुसूचित क्षेत्रों में इन संशोधनों को तुरंत लागू नहीं किया जाएगा, बल्कि वहां की विशेष परिस्थितियों और आदिवासी स्वशासन की परंपरा को देखते हुए अलग कानून बनेगा। भूरिया समिति की दृष्टि स्पष्ट थी। अनुसूचित क्षेत्रों में लोकतंत्र का मतलब केवल चुनावी प्रक्रिया नहीं, बल्कि समुदाय द्वारा समुदाय के लिए शासन होना चाहिए। समिति ने सिफारिश की कि ग्राम सभा को स्थानीय स्वशासन की मूल इकाई बनाया जाए, जो सामुदायिक संसाधनों, स्थानीय न्याय व्यवस्था, सामाजिक प्रथाओं और विकास योजनाओं पर अंतिम निर्णय ले।
ग्राम पंचायतों, ग्राम सभाओं के निर्णयों को प्रशासनिक रूप दे। मध्यवर्ती और जिला स्तर की पंचायतें आदिवासी बहुल क्षेत्रों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखकर योजनाएं तैयार करें, बजट बांटें और उच्च प्रशासन से संवाद करें। पेशा अधिनियम 1996 इसी सोच का कानूनी रूप है। पेशा की धारा 4 वास्तव में इसकी आत्मा है। यह धारा कहती है कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को सक्षम बनाया जाएगा ताकि वह अपने क्षेत्र के लोगों की पारंपरिक प्रथाओं, सामाजिक, धार्मिक जीवन और सामुदायिक संसाधनों की रक्षा कर सके। सिर्फ इतना ही नहीं, ग्राम सभा को यह अधिकार भी दिया गया कि वह विकास योजनाओं की स्वीकृति दे, लाभार्थियों का चयन करे, ग्राम स्तर की संस्थाओं जैसे स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, सहकारी समितियां की निगरानी करे और गांव में लागू होने वाले कार्यक्रमों पर नजर रखे। भूमि अधिग्रहण और विस्थापन के मामले में पेशा स्पष्ट कहता है कि ग्राम सभा और पंचायतों की पूर्व स्वीकृति के बिना न तो जमीन अधिग्रहित की जा सकती है, न लोगों को उखाड़कर कहीं और बसाया जा सकता है। यह प्रावधान आदिवासी इलाकों में बांध, खनन, औद्योगिक परियोजनाओं और अन्य तथाकथित विकास योजनाओं पर लोकतांत्रिक लगाम लगाने की कोशिश है। प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में पेशा ने और भी आगे बढ़कर कदम उठाए। अधिनियम के तहत ग्राम सभा और पंचायतों को लघु वनोपज पर स्वामित्व, ग्राम हाट बाजारों के नियमन, लघु खनिजों के उपयोग, जल स्रोतों के प्रबंधन और गांव में शराब की बिक्री पर रोक या नियंत्रण का अधिकार दिया गया है। इसका मतलब यह है कि जंगल से निकला तेंदुपत्ता, महुआ, साल बीज, बांस जैसी वस्तुओं के ठेके अब केवल वन विभाग के ठेकेदार तय नहीं करेंगे, बल्कि ग्राम सभा तय करेगी किस शर्त पर, किसको, कितना और किस दाम पर बेचा जाए। इसी तरह शराब की दुकान खोलने या ना खोलने का फैसला भी ग्राम सभा के हाथ में है, ताकि समुदाय स्वयं तय कर सके कि सामाजिक नुकसान और आर्थिक लाभ में किस सीमा तक संतुलन बनाया जाए। लेकिन यहाँ यह महत्वपूर्ण बात समझने लायक है कि ग्राम सभा के ये सारे अधिकार सिद्धांत तो बड़े क्रांतिकारी दिखते हैं, पर व्यवहारिक रूप में इन्हें लागू करने के लिए पूरे पंचायती ढांचे की जरूरत पड़ती है। ग्राम सभा अपने आप न तो बजट जारी कर सकती है, न टेंडर प्रक्रिया चला सकती है, न प्रशासनिक आदेश जारी कर सकती है। वह सभी काम संविधान के अनुसार ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के माध्यम से होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि ग्राम सभा किसी सड़क योजना को मंजूरी देती है तो इस मंजूरी की योजना को प्रस्ताव के रूप में तैयार करना, तकनीकी स्वीकृति लेना, फंड की मांग करना और कार्यान्वयन की निगरानी करना सब ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर की पंचायतों के जिम्मे होता है। और इसी प्रकार भूमि अधिग्रहण और खनन के मामले में ग्राम सभा की सहमति का महत्व तभी असली बनता है जब संबंधित ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर की पंचायतें उस सहमति या असहमति को प्रशासन की भाषा में दर्ज कराकर राजस्व, खनन, वन, उद्योग और पर्यावरण विभागों के सामने रख सके। यदि पंचायतें कमजोर हैं या उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है तो ग्राम सभा की आपत्ति रिकॉर्ड पर ही नहीं आती। प्रोजेक्ट के कागजों में सिर्फ यही लिखा होता है कि जन सुनवाई आयोजित की गई, भले ही ग्राम सभा के विशेष विरोध में प्रस्ताव पारित किया हो। लघु वनोपज के सवाल पर भी यही बात लागू होती है। पेशा ग्राम सभा को लघु वनोपज पर स्वामित्व देता है, लेकिन परिवहन परमिट, गोदाम, न्यूनतम मजदूरी समर्थन मूल्य, सहकारी समितियां और बाजार व्यवस्था यह सब ग्रामीण विकास, वन और सहकारिता विभाग के माध्यम से चलता है। यदि ग्राम पंचायतें इन नियमों में सक्रिय न हो तो ग्राम सभा के अधिकार ठेकेदारों और मध्यस्थों के हाथ में गिरवी रख दिए जाते हैं। पंचायतें जब मजबूती से खड़ा होती है तब वे ग्राम सभा के निर्णय के आधार पर स्थानीय विधियां बनाती हैं, ठेका शर्तों में ग्राम सभा की बात शामिल करवाती हैं और जिला राज्य स्तर पर उठने वाले दबावों का सामना करने के लिए राजनीतिक क्षमता भी जुटाती हैं। शराब नियंत्रण का उदाहरण और भी साफ है। पेशा के अनुसार ग्राम सभा यह तय कर सकती है कि गांव में शराब की बिक्री होगी या नहीं होगी, तो किस प्रकार होगी, परंतु उत्पाद विभाग के लिए निर्णय तभी बाध्यकारी बनता है जब ग्राम पंचायत उस प्रस्ताव को आधिकारिक संकल्प के रूप में आगे बढ़ाए और जिला स्तर पर लाइसेंस जारी करने वाले अधिकारियों तक पहुंचा दे। यदि पंचायतों की संस्थागत भूमिका को ही कमजोर कर दिया जाए तो ग्राम सभा के निर्णय को सिफारिश कहकर किनारे किया जा सकता है। नए लोकतांत्रिक शासन की बुनियाद अगर यही आकार, यह सवाल निर्णायक हो जाता है, क्या पेशा केवल ग्राम सभा और परंपरागत स्वशासन की बात करने वाला कानून है या यह पंचायती राज की पूरी संरचना को एक नए लोकतांत्रिक आदिवासी रूप में गढ़ने की कोशिश है। पेशा की भाषा धारा देखिए, धारा 4 में 4 बार ग्राम सभा एंड पंचायत एट द एप्रोप्रिएट लेवल शैल बी इंडाउन्ड विथ सच पावर्स जैसे वाक्य आते हैं। अर्थात यह कानून ना तो पंचायतों को हटाता है और ना उसकी जगह कोई अलग समानांतर संरचना
बनाता है, बल्कि यह कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था को ही 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों की सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था के अनुरूप बदला जाए और ग्राम सभा को उसके केंद्र में स्थापित किया जाए। आदिवासी स्वशासन की अवधारणा भी अब केवल परंपरागत मुखिया मांझी मानकी मॉडल तक सीमित नहीं मानी जाती, क्योंकि संविधान ने लोकतंत्र की सार्वभौमिकता को स्वीकार किया है। पेशा इसी द्वंद्व को सुलझाने की कोशिश करता है। एक तरफ लोकतांत्रिक निर्वाचित पंचायतें, दूसरी तरफ स्थानीय परंपराएं और सामुदायिक संस्थाएं। समाधान यह है कि ग्राम सभा को उस पंचायत ढांचे के भीतर सर्वोच्च जन संस्था मानकर उनके निर्णयों को बाध्यकारी बनाया जाए। पंचायत राज प्रणाली वह मंच है जिस पर पेशा के अधिकार खेले जाते हैं। ग्राम सभा उसकी आत्मा है, पंचायतें उसका शरीर है और जिला स्तर की संस्थाएं उसका व्यापक मस्तिष्क है, जो संसाधनों, योजनाओं, नीतियों के बीच तालमेल बनाती है। यदि शरीर को हटा दिया जाए तो आत्मा भले शस्त्रों में दर्ज रहे, वास्तविक जीवन में दिखाई नहीं देगी। आज जरूरत इस बात की है कि पेशा और पंचायती राज के संबंध को लेकर फैली गलतफहमियों को दूर किया जाए। पेशा को केवल आदिवासियों का कानून या केवल ग्राम सभा का कानून कर समझना उसके लोकतांत्रिक समावेशी चरित्र के साथ न्याय नहीं करता। यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों के सभी निवासियों को अधिकार देता है, लेकिन प्राथमिकता उन समुदायों को जिसकी जमीन, जंगल और संस्कृति सदियों से हाशिए पर धकेली गई है। यानी आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि जो बातें उन्होंने अपने आर्टिकल में कही है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि भाई पेशा कानून तो लागू होगा, ग्राम सभा सर्वोच्च होंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन योजनाओं का क्रियान्वयन होना हो, आखिर उसकी आधिकारिक पुष्टि होगी या नहीं होगी। और यदि आधिकारिक पुष्टि होगी तो जब तक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जो जिला परिषद, ये सारे चीजें नहीं होते हैं, तब तक वो अप्रूव्ड कैसे होगा। चाहे वो ठेका वनोपज का रहा हो, चाहे वो ग्रामीण सड़कों का रहा हो, अस्पतालों का रहा हो, शराब ठेके का रहा हो। यानी जो 73वां संविधान संशोधन है, ये 73वां संविधान संशोधन जो ग्रामीण क्षेत्र में जो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की बात कहती है, जो शासन को निचले स्तर तक पहुंचाने की बात करती है, जो 73वां संविधान संशोधन एक क्रांतिकारी कदम देश के संवैधानिक बदलाव में किया गया था, उसको दर्शाता है। तो अनुसूचित क्षेत्रों में भी, जैसा कि भूरिया कमेटी की रिपोर्ट को ही आपने देखा जो मैंने आपको बताया, और जो विश्लेषण सुधीर पाल जी ने किया है, जो बातें कही है, अगर उसको हम गौर करते हैं तो सही तौर पर मानिए कि कागजी काम जो होना है, जो सरकारी व्यवस्था के तहत काम होना है, अप्रूवल तो उसको, चाहे वो किसी चीज का टेंडर हो, किसी योजना को लेकर टेंडर निकला हो, शराब ठेके की बात हो या अन्य विकास के कार्यों की बात हो, जब तक वो चीजें एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर संवैधानिक ढांचे से होकर नहीं गुजरती है, तब तक वो इंप्रूव नहीं हो सकता है। ये सच है कि पेशा कानून आदिवासियों को मजबूती प्रदान करता है, लेकिन विकास कार्यों के लिए जो है पंचायतें, जो पंचायती राज व्यवस्था है, वो व्यवस्था भी इसके साथ लागू रहेगा, ऐसा तर्क उन्होंने दिया है। और इस तर्क को समझने के बाद ये बात प्रतीत होती है कि जो शेड्यूल्ड एरिया हैं, अनुसूचित क्षेत्र हैं, वहां पर पेशा एक्ट लागू होने के बाद जो बिचौलिए की बातें होती थी, जो विकास कार्यों में बिचौलियों का घुसपैठ होता था, उस घुसपैठ पर मजबूती के साथ लगाम लगाया जा सकता है, बशर्ते कि वो ग्राम सभा मजबूत हो और उस ग्राम सभा से जो भी योजनाएं जाए वो अप्रूव्ड, जो पंचायत समितियां हैं, पंचायत हैं, ग्राम पंचायत हैं, पंचायत समितियां, जिला परिषद हैं, इन सब के द्वारा अप्रूव होकर के आगे बढ़े, ताकि विकास के कार्य भी हों और विकास के कार्यों में जो गलतियां की जाती हैं, जो एक तरह से घुसपैठ किया जाता है, उस घुसपैठ पर भी रोक लगे। रही बात भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो सवाल उठाए गए हैं कि ईसाई समुदाय को नाम लेके कहा गया है, तो उस पर क्या कुछ है नियमावली में, वो आने के बाद विश्लेषण हो सकता है, लेकिन तय मान के चलिए कि संवैधानिक ढांचे में जो रूढ़िगत, परंपरागत चीजों की बातें की जाती हैं पेशा कानून के तहत, की जो आदिवासी समुदाय की रूढ़िगत परंपरा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जिस सरना धर्म की मांग को लेकर के लगातार झारखंड में एक राजनीतिक मुद्दा बना के रखा गया है, वो भी एक तरह से अगर पेशा एक्ट लागू होता है और पूर्ण रूप से जो 1996 का एक्ट है उसके तहत लागू होता है, तो जिस कोड की मांग की जा रही है इस आदिवासी समुदाय के द्वारा, वो स्वतः लागू हो जाएगी
और ये एक बड़ा जो कह सकते हैं हेमंत सोरेन सरकार अगर उस एक्ट को हूबहू लागू की होगी, एक बड़ी उपलब्धि होगी। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।